हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के बारे में। तो अगर आप सीटेट, यूपीटेट या फिर अदर किसी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन जैसे कि रीट, एमपीटेट, इसके अलावा डीडब्ल्यूएसबी, सुपरटेट, केवीएस या फिर एपीएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर यूट्यूब से क्या बेनिफिट मिलेगा, और अब अनअकैडमी पर जाते हो तो आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते, तो उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत सारे यूनिक फीचर हैं अनअकैडमी ऐप पर जो आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ऑल स्पेशल क्लासेस आर फ्री। जिस तरीके से आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देखते हैं, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको अनअकैडमी ऐप पर भी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं वो सभी फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। उनके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, बस आपको अगर देना होता है तो अपना टाइम। और इसके अलावा इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं अनअकैडमी पे। तो इंडिया के जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं, वो सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। और इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस आपका करा दिया जाता है अनअकैडमी पे। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको अनअकैडमी पे करा दिया जाता है। एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कोर्स का, उस तरीके से आपको क्लासेस कराई जाती हैं। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो अभी कौन सी क्लासेस चल रही हैं ये आप ऑनगोइंग क्लासेस में देख सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग क्लासेस, कौन सी क्लासेस अभी आने वाली हैं, कौन सी क्लासेस अभी जो है कुछ दिनों में होने वाली है, तो ये पूरा शेड्यूल आपको जो है दिखाई देता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। इसके अलावा जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं उनका आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। और इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं। तो आपने जो भी क्लास की है उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हो। आप टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन की इमेज भेज सकते हो। और रेज हैंड जो अभी एक नया फीचर लॉन्च हुआ है, तो उससे आप अपना क्वेश्चन बोल के टीचर से क्लास में पूछ सकते हो। हाँ, जिस तरीके से ऑफलाइन में हम लोग हाथ उठा के क्वेश्चन पूछते थे, तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में अनअकैडमी ने आपको जो है ये सर्विस प्रोवाइड की है कि आप जो है रेज हैंड करके अपनी आवाज में लाइव क्लास में क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा पोल फीचर होता है। तो इसमें आपको ये पता चलता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपने कितने सेकंड में किया है। आप जो भी पोल टिक करेंगे तो कितने सेकंड में आपने पोल टिक किया, कितने लोगों ने आपसे पहले पोल टिक किया, कितने लोगों ने आपसे बाद में पोल टिक किया, ये सब भी आपको जो है दिखाई देता है स्पेशल क्लास में। और इसके अलावा रियल टाइम रैंकिंग, तो आपकी रैंकिंग क्या रही है उस क्विज में या फिर उस क्लास में जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो ये भी आपको पता चलता रहता है, ताकि आपको पता चले कि आपकी नॉलेज का लेवल अभी कहां पर है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करते हैं। सिंपल सा तरीका है इसको डाउनलोड करने का। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड करें। और स्पेशल क्लासेस देखने के लिए जो मेरा कोड है ABRG10, इसका यूज करेंगे। इसका यूज करने पे आपको जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं वो सभी फ्री में जो है मिल जाएंगी, सभी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। तो वहां पे जाके अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 15 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी गैस सहायक है। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी गैस सहायक है, इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस सहायक है, तो आपको पता है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। और जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये तो भोजन निर्माण का प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो किस गैस की मदद से होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन की मदद से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मृदा में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत कितना होता है। तो ह्यूमस का अर्थ होता है जीवांश। तो मृदा में ह्यूमस यानी कि जीवांश, इसके अलावा जो अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं इनका प्रतिशत होता है 5 से 10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत कितना होता है। खनिज पदार्थ यानी कि आपके जो मिनरल्स होते हैं उनका परसेंटेज कितना होता है, तो इनका परसेंटेज होता है 40 टू 45%। 40 से 45% के बीच में आपको मृदा में यानी कि मिट्टी में खनिज पदार्थ जो है वो मिलते हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा की अगर हम लोग बात करें, तो भारत की जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो है जलोढ़ मृदा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो मृदा में जल जो है वो कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, तो सही आंसर है 25%। मृदा में 25% जो है वो जल होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा में वायु का प्रतिशत कितना होता है, तो मृदा में वायु का प्रतिशत होता है 25%। जल भी होता है 25% और वायु भी होती है 25% मृदा में, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया
कि मृदा का जो अध्ययन है वो किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। और भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जिनमें से 4 जो है वो मुख्य मृदा हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा है, काली मृदा है और लेटराइट मृदा है। तो ये भारत में पाए जाने वाली 4 मुख्य मृदा हैं, याद रखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में जड़ों के द्वारा जल का जो संवहन है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो पौधों में जड़ों के द्वारा जो जल का संवहन है वो किस क्रिया के माध्यम से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केशिकत्व यानी कि कैपिलरी। आपको पता होगा कि जो लैंप होती है तो लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो भी केशिकत्व की मदद से ही चढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे कि पौधों में जड़ों के द्वारा जो जल का संवहन है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। अब देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। अगर आपसे पूछे कि किस क्रिया के द्वारा जल का संवहन होता है, तो फिर क्रिया हो जाएगी केशिकत्व, और किस संरचना के माध्यम से जल का परिवहन होता है या फिर जल का संवहन होता है, तब आपका आंसर होगा जाइलम। तब आपका आंसर क्या होगा? जाइलम। याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का अवशोषण जो है वो किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में भोजन का जो अवशोषण है वो होता है फ्लोएम के माध्यम से। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो अगर पूछा जाए कि पौधों में जो जल का परिवहन है वो किस क्रिया के माध्यम से होता है, तो जब क्रिया पूछेंगे तो आपका आंसर जो है वो होगा केशिकत्व। तो इसको याद इस तरीके से करेंगे कि का से होती है क्रिया और का से होता है केशिकत्व। अगर आपसे पूछें कि जल का परिवहन किस संरचना के माध्यम से होता है, तो आपका आंसर होगा जाइलम। जल का परिवहन किस संरचना से होता है? जाइलम से। तो जा से होता है जल और जा से होता है जाइलम। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो भोजन का जो परिवहन है वो होता है फ्लोएम के माध्यम से। तो भोजन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फूड। भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। और एफ से होता है फूड, एफ से होता है फ्लोएम। अब देखो फ्लोएम वैसे पी से होता है, लेकिन इसको समझने के लिए आप फ्लोएम को एफ से भी मान सकते हो। तो भोजन को बोलते हैं फूड, तो एफ से हो गया फूड, एफ से हो गया फ्लोएम। इस तरीके से याद कर लेंगे। और अगर हम लोग पेड़ की बात करें तो मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, तो जो पेड़ों में जल का परिवहन होता है, ध्यान रखेंगे, वो होता है नीचे से ऊपर की ओर, और जो भोजन का परिवहन है वो होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में जो सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन है वो किसके माध्यम से होता है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है शैवालों के माध्यम से। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पुराने जीव कौन से हैं, तो वो भी हैं नीले, हरे और शैवाल। मोर देन 85% जो ऑक्सीजन है वो मिलती है नीले हरे शैवाल से। ध्यान रखेंगे, मोर देन 85 जो ऑक्सीजन है वो कहां पर मिलती है? वो मिलती है नीले हरे शैवालों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है शैवालों के द्वारा। अभी देखो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें कौन देता है? नीले, हरे, शैवाल। तो जो शैवाल है ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो नीले हरे शैवाल ही 85% से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि के लिए जो मृदा का पीएच मान है, पीएच मान यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच मान का अर्थ क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मृदा का पीएच मान कितना होता है पौधों की समुचित वृद्धि के लिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 से 7.5। 6 से लेकर 7.5 तक की जो पीएच मान है ये सर्वश्रेष्ठ पीएच मान माना गया है पौधों की वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है कि अम्लीय जो मृदा है उसका पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय मृदा का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। अगर मृदा का जो पीएच मान है वो 7 से कम है तो उसको बोलेंगे वो अम्लीय मृदा है, यानी कि एसिडिक सोइल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो जो क्षारीय मृदा है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से अधिक। इसको बोलते हैं एल्कलिन। जिस तरीके से आपका जल होता है, पानी, उदासीन जो पानी होता है, जो न्यूट्रल वाटर होता है, तो उसका जो पीएच मान है वो होता है 7 से कम। अगर 7 से कम है तो अम्लीय बोलते हैं, एसिडिक, और 7 से अधिक है तो उसको बोलते हैं क्षारीय यानी कि अल्कलाइन। सेम आपका जो है मृदा में है। अगर 7 पीएच मान वाली मृदा है तो उसको उदासीन मृदा बोलेंगे, जो पेड़ पौधों के लिए सबसे उपजाऊ होती है। अगर 7 से कम पीएच मान है तो उसको बोलेंगे कि अम्लीय मृदा है, और 7 से अधिक है तो उसको बोलेंगे ये क्षारीय मृदा है। याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि किन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। सही आंसर है लॉरेंथिस।
तो जो कीट बख्शी पौधे होते हैं बहुत सारे, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ पौधे इसका अपवाद भी होते हैं, जैसे कि नेपेंथिस की अगर हम लोग बात करें तो नेपेंथिस जो है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। जी हाँ, याद रखेंगे नेपेंथिस कीट बख्शी पौधा है, उसके बाद भी जो नेपेंथिस है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपने भोजन का निर्माण करता है। फिर आप ये पूछेंगे कि अगर ये अपने भोजन का निर्माण करता है तो इसे कीट बख्शी क्यों कहा जाता है? तो इसे कीट बख्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस जमीन पर उगता है, जिस मृदा में ये पाया जाता है, वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों को पकड़ता है और उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ये कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में, मेघालय में, और इसको घटपर्णी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटपर्णी भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन होता है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको अभी बताया कई बार कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, याद कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टांसले ने। बहुत सिंपल सा इसको याद करने का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो देखो जो पारिस्थितिकी है इसको हम लोग इंग्लिश में इकोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में दो लेटर आते हैं का और ला, और यहां पे देखें अर्नेस्ट हैकल में भी दो लेटर आते हैं का और ला। तो यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया, इस तरीके से आप याद कर लेना। और जब पूछा गया है आपसे पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अच्छा, कोई भी सिस्टम हमें तब जो है वो समझ में आता है बहुत अच्छे से जब वो सिस्टम इजी हो। क्या हो? इजी हो, यानी कि आसान हो। तो इजी और एजी देखो मिलता जुलता है, तो सिस्टम तब समझ में आ जाएगा बढ़िया सा जब वो इजी हो, यानी कि एजी हो। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। तो कुछ इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो है मैग्नीशियम। ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनकी संरचना में पाया जाने वाला जो मूल तत्व है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ही सहायता से पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, और क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व मैग्नीशियम। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वाष्पोसर्जन की जो क्रिया है उसके लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो वाष्पोसर्जन की क्रिया के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो है पोटेशियम। सूर्य के प्रकाश की स्थिति में जो पत्तियों में संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र या फिर स्टोमेटा, तो उसके द्वारा वाष्पोसर्जन की क्रिया होती है, और इसमें जो तत्व जो है सहायता करता है वाष्पोसर्जन की क्रिया में वो है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो आर्द्रता वाले क्षेत्र यानी कि नम भूमि, यानी कि वेटलैंड। तो आर्द्रता वाले जो क्षेत्र है यहां पर मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार होता है। ये आर्द्र भूमि में उगती है मैंग्रोव वनस्पति, जैसे कि सुंदरी के वृक्ष हो गए या फिर आपका केवड़ा का पेड़ हो गया। भारत में सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन है ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पे सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, और इनके संरक्षण के लिए यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन किया गया। अगर भारत में पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में कितने रामसर स्थल स्थित हैं, तो भारत में वर्तमान समय में 42 यानी कि 42 रामसर स्थल स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन वनस्पतियों में श्वसन मूल पाया जाता है? तो ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं जिनमें श्वसन मूल पाया जाता है? इसका सही आंसर है मैंग्रोव वनस्पति। देखो जो मैंग्रोव वनस्पति है तो ये दलदली भूमि में पाई जाती है, आर्द्र भूमि में पाई जाती है, तो इनकी जड़ें जमीन से बाहर रहती हैं जिससे इनमें प्रॉपर श्वसन हो पाए। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि कौन सी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनमें श्वसन मूल पाया जाता है, तो वो होती हैं मैंग्रोव वनस्पतियां। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।